नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका कुंडली टीवी पर। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, आज भी हम हर बार की तरह एक अच्छा सा टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं और सर जैसे कि जब कुंडलियों की बात होती है तो हर पक्ष को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। तो आज का जो सवाल है, आज का जो टॉपिक है वैसे ही है। हो सकता है कि जो माँ बाप हैं उनके लिए हो या फिर जो लोग बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी हो सकता है। घर में एक बच्चा जन्म लेता है, उन्हीं माँ बाप में से जो बच्चा है काफ़ी एवरेज निकलता है और एक बच्चा काफ़ी ब्रिलियंट निकल जाता है। सवाल यही है मेरा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों दो एक ही माँ बाप के बच्चे, एक बहुत आगे निकल गया और एक थोड़ा एवरेज रह गया, ऐसा क्यों? देखिए नेहा, देखिए पहली बात तो यह है कि संतान के बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। संतान का बर्थ चार्ट कैसा है, उस बच्चे का अपना बर्थ चार्ट कैसा है, दोनों की कुंडलियाँ अलग होंगी। इवन जुड़वा बच्चों की कुंडलियाँ भी अलग बनेंगी। जी। जुड़वा बच्चों की कुंडलियों के केस में जो बच्चा पहले आ जाता है उसका लगन पकड़ेंगे और उसके लगन में से जो चंद्र राशि है वहाँ से राशि निकाल कर फिर आगे सारी कुंडलियाँ जितनी भी बनती हैं D1 D9 बनेगी, D7 बनेगी, D10 बनेगी, वो मैनुअली ही लिखना पड़ेगा। दूसरा बच्चे का चार्ट बनाने का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है अभी तक, तो वो ऐसे बनता है। लेकिन जब हम लगन ही डिफरेंट कर देंगे तो फिर स्वभाव डिफरेंट हो जाएगा, सारी अचीवमेंट्स भी सारी डिफरेंट हो जाएंगी। अब सवाल आता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कैसे पैदा होते हैं, विराट कोहली कैसे बनता है, सचिन तेंदुलकर कैसे बनते हैं, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर जाते हैं अपने दम पर। कोई बैकग्राउंड नहीं, सचिन का कोई बैकग्राउंड नहीं था, विराट कोहली का कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। बहुत बड़ा बैकग्राउंड ना होने के बावजूद जो बच्चे बहुत राइज कर जाते हैं, कपिल शर्मा पंजाब से, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बहुत राइज कर गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में, खेलों में, कला में बहुत नाम बनाया है और उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था इस तरह का, लेकिन वो बैकग्राउंड बना गए। वो कैसे होता है नेहा? एक तो जन्म कुंडली अपनी, उसका विश्लेषण तो आप सब जगह पे देखते हैं। आपको यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर उनकी कुंडली का विश्लेषण मिलेगा। आप टेक्स्ट में चले जाइए, आप एस्ट्रो की वेबसाइट में चले जाइए, जो बच्चा आ गया है उसकी कुंडली का विश्लेषण तो सारे कर देंगे, कोई भी कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलेगी, कुंडली बोलेगी, निश्चित तौर पर बोलेगी। लेकिन जब वो बच्चा कंसीव हो रहा है उस समय की कुंडली क्या है जी, यानी ये काफी समय भी काफी मायने रखता है। उस समय की कुंडली क्या है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हम जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो पराशरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। पराशर जी नदी पार कर रहे थे और उन्हें ये ज्ञात हुआ, क्योंकि सारी एस्ट्रोलॉजी उनके ऊपर है, जितनी भी नेहा एस्ट्रोलॉजी चलती है दुनिया भर में उसका बेस पराशरी है। पराशरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही रेड बुक है, पराशरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही केपी है, पराशरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। बेस वही है, विधाएं थोड़ी थोड़ी अलग हो गई हैं। तो उन्हें लगा कि यदि इस समय में कोई स्त्री गर्भाधारण करती है या कंसीव होती है तो यहाँ से पैदा होने वाला बच्चा जो है आगे जाकर, क्योंकि जब एक एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन करता है तो वो आने वाले समय की भी कैलकुलेशन कर लेता है, तो आने वाले समय में इस समय में पैदा होगा और वो जो बच्चा पैदा होगा वो ज्ञाता होगा और बहुत बड़ा ज्ञाता होगा। तो वो किश्ती में जा रही एक लड़की को वो अपना प्रपोजल करते हैं और कि ये समय ऐसा है जब गर्भाधारण कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्ची छोटी थी या लड़की छोटी थी अभी, तो वो डिनाइल कर देती है। लेकिन वो उसको बोलते हैं और लड़की 3 शर्तें रखती है उनके सामने, वो शर्तें वो पूरी करते हैं और वो लड़की जो है वो गर्भाधारण करती है। फिर वेद व्यास जी का जन्म होता है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। तो ये कहानी भर है एक बताने के लिए कि कंसेप्शन का जो समय है, जो कंसीव करने का समय है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसे समय में घर में कंसेप्शन हो गई जब माँ की अपनी कुंडली में षटाष्टक की दशा चल रही है। षटाष्टक वो होता है नेहा जब प्लैनेट्स 6 से 8 में आ जाते हैं दूसरे, और वो 6-8 वाले प्लैनेट भी मंगल शनि हो गए हैं, तो बच्चा स्पेशल चाइल्ड तक हो जाता है। तो ये समय मैटर करता है। जब हम कुंडलियाँ देखते हैं तो लड़के की कुंडली में जन्म से पहले 275 दिन पहले, 270 से 75 दिन पहले क्या दशा चल रही थी, 65 दिन पहले, 265 दिन पहले या 70 दिन पहले क्या दशा चल रही थी माँ बाप के चार्ट में, और लड़की की कुंडली में 240 दिन के आसपास, क्योंकि लड़की की डिलीवरी पहले हो जाती है, लड़के की डिलीवरी बाद में होती है।
ये 20-25 दिन का फ़र्क रहता है, लड़के देर बाद डिलीवर होते हैं बहुत मेजोरिटी ऑफ केसेस में। तो वहाँ से पकड़ते हैं कि यदि ये बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्यों है, तो पता लगता है कि वहाँ पर जाकर माँ या पिता के बर्थ चार्ट में, माँ के पर्टिकुलर ज़्यादा काउंट करेंगे, दशा शटाष्टक की चल रही थी या दशा पाप ग्रहों की चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब हम अब जब किसी ने कंसीव करना है तो इतना तो देख ही सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं देख सकते। माँ को भी या महिला को भी पता तब लगता है जब उसका मंथली साइकिल डिस्टर्ब होता है कि वो कंसीव हो गई है। लेकिन जो दशा चलती है नेहा, या तो वो दशा साल चलती है या 3 साल चलती है जी। मैक्सिमम 3 साल तक चलेगी। बड़े प्लैनेट्स हैं, शनि की दशा 3 साल तक चलेगी, बुध या गुरु की दशा 2.5 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है। मैक्सिमम पीरियड में बता रहा हूँ आपको, मिनिमम साल तो चलती है अंतर्दशा। अब पता लग सकता है कि यदि आपकी मैरिज हुई है, आपकी महादशा इस समय कौन सी चल रही है, आगे जाकर जब आपने कंसीविंग का प्लान करना है, कंसेप्शन का प्लान करना है, तो आपकी दशा कौन सी होगी, कम से कम वो दशा तो हम पकड़ ही सकते हैं। आगे जाकर भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम आगे शेयर करते हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि यदि आपकी कोई प्लानिंग है आगे जाकर, फैमिली प्लानिंग है आपकी, तो ये सुनिश्चित जरूर करिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कि आपकी कुंडली में कहीं शटाष्टक की दशा तो नहीं चल रही, या आपकी कुंडली में कहीं पाप ग्रह की दशा तो नहीं चल रही, कहीं छठे 8वें 12वें ग्रह के भाव में जो बैठे ग्रह हैं उनकी दशा तो नहीं चल रही, या छठे 8वें 12वें के स्वामी की दशा तो नहीं चल रही, या कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो वो पीड़ित हो, उस दशा में आपने कंसेप्शन कर ली। ये चीज़ें जरूर चेक करिए, नहीं तो होता क्या है नेहा, बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर मिसकैरेज हो जाता है। ये डराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल अवेयर करने वाली बात है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं नेहा जहाँ पर डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ पॉजिटिव आ रहा है, बता रहे हैं कि लड़के में भी कोई कमी नहीं, लड़की में भी कोई कमी नहीं, लेकिन गर्भ नहीं ठहर रहा। कारण ये है कि कारण दशा खराब चल रही है। अब दशा ही 12वें भाव में बैठे प्लैनेट की है, तो 12वां पंचम सिस्टम होता है, पंचम संतान का भाव होता है, तो वहां पर चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जी। सर एक सवाल इसी से जुड़ा एक और है कि कई बार क्या होता है कि संतान से हमें सुख भी मिलता है लेकिन संतान से ही हमें दुख मिल जाता है। हमारी जिंदगी में ऐसी भी चीजें कई बार होती हैं, ये भी क्या ग्रहों का ही खेल होता है? नेहा बिल्कुल ग्रहों का खेल है। पहली बात तो आपकी कुंडली बोलेगी जी। आपकी कुंडली में पंचम भाव बोलेगा कि आपको संतान से दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। मैं वही बात बता, यदि बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो गया जी। तो फिर माँ बाप के लिए क्या है? माँ बाप बच्चे को हॉस्पिटल लेकर घूमते हैं जी। तो वो दुखी हो गया ना जी। वो दुखी हो गया। बच्चा आगे जाकर उल्टे काम कर रहा है, या राइज नहीं कर रहा प्रॉपरली, या प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर रहा, या करियर में ठीक नहीं कर रहा, या उसकी शादी में प्रॉब्लम आ गई है, तो माँ बाप को दुखी हो गया ना। तो वो कुंडली जब वो बर्थ चार्ट निकलेगा, अब जब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पहले ये कैलकुलेशन करेगा कि आपकी जो है वो जन्मपत्री में क्या स्थिति है इस समय, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। 9 महीने बाद लगभग 240 दिन या 265 दिन बाद स्टार की पोजीशन क्या होगी वो पकड़ेगा ना, बताएगा। मान लीजिए डिलीवरी के समय गुरु पापकर्त्री योग में आ रहा है, ये तो पता लग ही जाएगा ना कि गुरु के बाएं तरफ या दाएं तरफ पापी ग्रह तो नहीं है, क्योंकि गुरु तो साल भर नहीं हिलने वाले, ना राहु केतु साल भर हिलने वाले हैं, ना शनि साल भर हिलने वाले हैं। तो मान लीजिए कुंडली में गुरु ही पापकर्त्री दोष में आ गया जी। तो एस्ट्रोलॉजर मना करेगा कि इस समय पर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। फिर प्लानिंग उस तरीके से करो कि या तो पहले हो जाए या बाद में हो जाए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है, ग्रहों की कैसी स्थिति है, पंचमेश की कैसी स्थिति है, पंचमेश से आपका रिलेशन कैसा बन रहा है, पंचम से आपका रिलेशन कैसा बन रहा है, आपकी कुंडली में लगन का और पंचम का रिलेशन कैसा है, ये काफ़ी हद पर डिपेंड करेगा। बाकी जो चीज़ें जब कंसेप्शन का टाइम आएगा तो कंसेप्शन तो सही टाइम पे हो जाए या डिलीवरी सही टाइम पे हो जाए या उसका चार्ट वो अच्छा बन जाए, तो फिर आपको संतान का सुख भी मिलता है। जी सर, इस अकॉर्डिंग फिर कंसीविंग का सही समय क्या होना चाहिए? नेहा देखिए, जब लड़की को मंथली साइकिल में लड़की गुजरती है उसके 4 दिन तक तो नहीं करना चाहिए जी। 4 दिन तक नहीं करना चाहिए। फिर उसके 4 दिन से लेकर 16 दिन तक तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो देसी महीने की रिक्ता तिथि होती है ना, रिक्ता तिथि में नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि गलत है, वहाँ पर जिसका नाम ही रिक्ता है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा बोलते हैं ना, तो रिक्ता तिथि में नहीं करना चाहिए। ऐसी तिथि में नहीं करना चाहिए नेहा जब आपके पितरों का कोई श्राद्ध का दिन हो, वो भी तिथि अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे समय में भी नहीं करना चाहिए जब कुंडली में आपके और शटाष्टक की दशा चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया।
या मान लीजिए आपकी कुंडली में जो लगन है, कोई भी लगन है, मान लीजिए मेष लगन है, आप ऐसे समय में कंसेप्शन कर रहे हैं जब मेष राशि अष्टम भाव में आ रही है लगन में, तो उस समय भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, षटाष्टक में ना करिए, पाप कर्त्री जो पाप प्लैनेट की दशा में मत करिए। जो करना है वो 4 दिन बाद किया जाए। और जो दिन पकड़े जाए नेहा, शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्र है, शुक्र है, गुरु है, बुध है। ये चारों वार, इन चारों के नक्षत्र कर सकते हैं। गंडमूल के नक्षत्र छोड़ देने चाहिए। गंडमूल के नक्षत्र हैं, पहला अश्विनी है, फिर मघा भी आता है, आगे जाकर रेवती आता है, फिर अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा नक्षत्र आता है। फिर 6 नक्षत्र जो गंड के हैं वो छोड़ देने चाहिए। वो छोड़ के आपको मंगलवार छोड़ देना चाहिए, आपको नवरात्रे छोड़ देने चाहिए, आपको अमावस छोड़ देनी चाहिए। ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। इन चीज़ों के अलावा कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो कहीं पर भी आपके इर्द गिर्द आपको बता देगा कि आपका सही समय क्या है, आपको वो कौन सा सही समय लेना है। तो यदि नेहा वो समय ठीक डिसाइड कर लिया जाए ना एक तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो बता के गए हैं। यदि पराशर जी ये कैलकुलेट कर सकते हैं उस समय, क्योंकि वो तो खैर उनका तो मुकाबला ही नहीं है कोई भी, उन्होंने तो सारी एस्ट्रोलॉजी लिखी है, हम तो 1% भी उनके पैर की धूल भी नहीं है। लेकिन कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये कैलकुलेशन जरूर कर सकता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। इतना तो हम निकाल ही देंगे ना, बुधवार शुक्रवार गुरुवार चंद्र सोमवार, इतना तो निकाल ही लेंगे ना। हम नक्षत्र भी निकाल देंगे, हम आपका दशा है वो भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। मीन 70-80% करीब हम पहुंच जाएंगे, वहाँ पर पहुंच जाएंगे कि आपको ये टाइम ठीक है। और उस समय के 9 महीने बाद, यानी कि 240 या 265 दिन बाद की प्लानिटरी पोजीशन क्या है ये भी हम पकड़ लेंगे। तो ये जब चीज़ें हम पकड़ लेंगे तो वहाँ पर ये इंश्योर हो जाता है कि बच्चा आपका कैसा होगा। नेहा बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जहाँ पर सर्जरियन होना होता है। सर्जरियन होना होता है तो अप्रोच ये होती है कि पंडित जी बस सिर्फ गंडमूल का नक्षत्र अवॉइड कर दें। हम गंडमूल का नक्षत्र भी अवॉइड तो करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं पंडित के हिसाब से। अब आप गंडमूल अवॉइड करवा रहे हो, आप पहले ही प्लानिंग एडवांस में कर लो। ये तो कर रहे हैं ना, हम प्लानिंग ही कर रहे हैं एक तरीके से, किसी को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो तो जीव जो आ गया कोख में, जो आना था वो आ गया, लेकिन उसकी प्लानिंग हम करते हैं कि गंडमूल निकल जाए अगले नक्षत्र में कर लेंगे, अश्विनी नक्षत्र या भरनी में कर लेते हैं। ठीक है, मीन कोई भी है, रेवती के बाद ये अश्विनी आ जाता है, उसको फिर 2 बार लगातार 2 दिन गंडमूल आ जाता है, तो वो टपाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो यदि हम डिलीवरी के समय ये ध्यान रखते हैं, पंडित जी से पूछ लिया जाए कि गंडमूल में ना हो, तो हम ये भी तो प्लानिंग कर सकते हैं ना कि जब हमने गर्भाधारण करना है वो स्थिति कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं नेहा, बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए। हमारे शास्त्र में इतना ज्ञान है, हम इतनी चीज़ें पकड़ सकते हैं। और यदि आप जो सक्सेसफुल बच्चे हैं इनके पेरेंट्स की कुंडली देखेंगे तो ये स्थिति जरूर होगी, चाहे जाने अनजाने में कर दिया गया हो, चाहे प्लानिंग से किया गया हो, लेकिन ये होगा जरूर कि वो बच्चे ऐसे नक्षत्रों में पैदा हो गए, ऐसे वार पैदा हो गए, या ऐसे स्थिति में कंसेप्शन हो गई उनकी जब सारा कुछ ही शुभ चल रहा था। नहीं तो एक ही घर में नेहा अंबानी पैदा होते हैं, दोनों अनिल अंबानी भी पैदा होते हैं, मुकेश अंबानी भी पैदा होते हैं, दोनों को सेम प्रॉपर्टी मिलती है। एक आज देखिए कहाँ पर है, इंसॉल्वेंसी में, दिवालिया। दूसरा देखिए एशिया में सबसे अमीर। तो वो क्यों हो रहा है? धीरूभाई अंबानी ने जो जिस समय अनिल जी का जन्म हुआ, अनिल अंबानी जी का जन्म हुआ, उस समय हो सकता है कि उनकी कुंडली में कुछ स्टार्स ऐसे हैं, या उनकी कंसेप्शन के समय स्टार्स कुछ ऐसे चल रहे होंगे कि वो सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन भाई सक्सेस हो गया। जी, ये सारी कैलकुलेशन तो चलो सर रही, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कई बार जो दंपति होते हैं उनको बार बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। वो ग्रहों की क्या चाल होती है कि बार बार ऐसा फेस उनके सामने आता है? देखिए नेहा, 2 चीज़ें हैं। एक तो दोष के नाम पे बहुत मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को। कुंडली में राहु आया नहीं पंचम, कि आपने पितृदोष बताया नहीं, पितृशाप बताया नहीं, पितृदोष, तो पितृदोष सबसे ज़्यादा वो किया जाता है। आप में तो ये पितृदोष है, जबकि राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती पितृदोष में, पितृशाप होता है। पहली बात तो ये, आपका पंचम भाव कुंडली का, वहाँ पर सूर्य आ जाए तो मिसकैरेज करवा देता है, मैक्सिमम केसेस में करवा देता है। और उसके ऊपर पाप प्रभाव आ जाए, मान लीजिए सूर्य पंचम में पड़ा है और तीसरे में शनि पड़ा है, तो मिसकैरेज होगा ही होगा। वो कुंडली देखते ही पता लग जाएगा कि ये मिसकैरेज की स्थिति है। मीन हमारे पास जब कुंडलियाँ आती हैं तो पता लग जाता है, देखते नहीं है, बता देते हैं कि यहाँ पर एक मिसकैरेज की स्थिति है, आप संतान की दिक्कत से जूझ रहे हो। और मेल और फीमेल दोनों चार्ट्स देखने पड़ते हैं। ज़्यादा चार्ट नेहा पता लगेगा मेल चार्ट से।
जब मेल चार्ट में नहीं पता लगेगा तो फीमेल चार्ट में जाएंगे। फीमेल चार्ट में क्या होगा, मून वीक हो जाएगा या फिफ्थ बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। मून क्या होता है नेहा, मून वाटरी प्लैनेट है, बॉडी में हमारी 70% पानी है जी। और जब फीमेल बेबी को कैरी करती है वॉर्म में तो वहाँ पर भी वो पानी के अंदर ही होता है। अब देखते हैं ना बस्ट हो गया जी। तो वो पानी के अंदर होता है। यदि मून पीड़ित है कुंडली में तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कैरी करने की, वो प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। उसको जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड गुरु जो संतान कारक ग्रह है, जी। पांचवें से पांचवा यानी कि भाग्यस्थान, क्योंकि भाग्य से ही संतान आएगी। पंचम से संतान देखते हैं, नमाश कुंडली में पंचम देखेंगे, D7 में पंचम देखेंगे, लगन देखेंगे तो समझ आता है कि यहाँ पर संतान का सुख है या नहीं है, मिसकैरेज होगा या नहीं होगा, पता लग जाएगा। कि कईयों को होता है नेहा शादी हुई जी। फरवरी में, शादी हुई नवंबर में डिलीवरी, कईयों को होता है 2013 में शादी हुई 2023 तक संतान के लिए जूझ रहे हैं, IVF सेंटर में लंबी लंबी कतार लगी हुई है। वो चार्ट में देख कर ही पता लग जाता है कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। चार्ट खुद बोलना शुरू कर देता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यदि एस्ट्रोलजर को समझ होगी या एस्ट्रोलजर को थोड़ा बहुत जानकारी होगी विषय में तो वो इमीडिएटली बता देगा आपको। जी। तो सर ज्योतिष के अनुसार किस महीने क्या चीज का ध्यान रखना है, ऐसे क्या कैलकुलेशन रहती है? देखिए नेहा, जो शास्त्र कहता है कि जो शुक्र है जी। वो अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो मेल का तो गुरु शुक्र दोनों ही अच्छे होने चाहिए। मेल चार्ट में लगन अच्छा होना चाहिए पहली बात। फिर सप्तम, क्योंकि संतान सप्तम से ही आएगी, ठीक है, सप्तम उसका पार्टनर है। यदि सप्तम अच्छा नहीं है तो संतान नहीं आएगी। पंचम अच्छा होना चाहिए, गुरु आपका अच्छा होना चाहिए और आपका भाग्यस्थान अच्छा होना चाहिए। ये 5 चीज़ें तो अच्छी होनी चाहिए संतान के लिए। आपने बताया कि महीना वाइज क्या होना चाहिए स्थिति, क्योंकि शुक्र की बात की है। जो शुक्र होता है वो मेल में वीर्य का कारक होता है। अब यदि लेडी के अंदर जाता है वो वीर्य तो उसकी प्रोटेक्शन सबसे पहले महीने शुक्र ही करता है। जी। जो कंसेप्शन होती है वो वीनस से ही होती है। उसके बाद अगला प्लैनेट जो है वो मंगल है। मंगल थोड़ा सा बल देने वाला ग्रह है, वो थोड़ा सा दूसरा प्लैनेट, दूसरे महीने में हम महीनेवार अधिपति जोड़ लेते हैं इसको। तो मंगल है, यानी कि पहले महीने शुक्र का उपाय करना चाहिए। मुझे लगता है यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई मिसकैरेज हो रहा है तो पहले महीने शुक्र, दूसरे महीने मंगल, तीसरे महीने गुरु आशीष देते हैं। मैक्सिमम जो मिसकैरेज होते हैं नेहा वो तीसरे चौथे महीने में होते हैं। जी। तो तीसरे महीने गुरु आशीष देते हैं, गुरु का जो है वो पूजन होना चाहिए। चौथे महीने सूर्य, पांचवें महीने चंद्रमा, छठे महीने शनि के फेस में बहुत मिसकैरेज हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो है वो मिस्री एक ऐसा प्लैनेट है जो दुख का कारक भी है, बीमारी का कारक भी है और आपको कष्ट भी देता है। वो छठे महीने में वो हो जाते हैं। फिर अगले महीने में फिर बुध का सप्तम में, फिर लग्नाधिपति जो है वो उसका कारक है, फिर आगे जाके चंद्रमा और सूर्य 9वें 10वें महीने में। तो यदि इन महीनों के दौरान पहले महीने में शुक्र, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शनि, फिर बुध, ऐसे 7 ग्रहों की यदि पूजा की जाती है, यदि मिसकैरेज हो रहा है तो मंत्र वाइज इसके रेमेडी किए जाएं तो बहुत सारे केसेस में बचाव हो जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, जब लेडी जो है वो कंसीव कर रही है तो निश्चित तौर पर उसको भगवत गीता जरूर सुननी चाहिए। भगवत गीता में इतनी ताकत है कि आपके मन में जो चल रहा है ना वो संतान को भी डिलीवर होता है। जी। तो वो चीज़ें आप ज़रूर करनी चाहिए। उस दौरान ज़्यादा तामसिक इशू नहीं होने चाहिए, आपका खाना तामसिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी कष्ट होगा आप तामसिक करोगे। तामसिक विजुअलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। आजकल तो इतना कुछ टीवी पे ही तामसिक चल रहा है, तो उसको अवॉइड करके थोड़ा सा, यदि आप चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा संस्कारी, क्योंकि वो अंदर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज ये जो महीना वाइज हैं ये किए जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी सर, अभी आपने जैसे बात की कि जब कोई गर्भवती महिला गीता पढ़ती है तो वैसा ही संतान पर असर पड़ता है। अब इसी को अगर मैं रिलेट करूँ ग्रहण से, कि जब भी गर्भवती महिला अगर हो और उस दौरान कोई ग्रहण आ जाए, सूर्य या चंद्र ग्रहण आ जाए, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सच में ऐसा असर पड़ता है संतान के ऊपर? देखिए नेहा, दुनिया की आबादी 800 करोड़ है जी। 800 करोड़ में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ग्रहण के काल में पैदा नहीं होगा जी। एक भी, क्योंकि ये खगोलीय घटना है जो साल में 2 बार होगी। गुरु 2 बार सूर्य 2 बार साल में राहु केतु एक्सिस में आएगा ही आएगा। और यदि कोई लेडी कंसीव कर रही है तो 8 महीने उसको क्रॉस करने ही करने हैं।
तो वो एक बार तो ग्रहण का फेस समय देखेगी रहेगा, देखेगी। एक दूसरी चीज, ग्रहण कहाँ लग रहा है ये मैटर करता है। भारत में जब ग्रहण अदृश्य है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी भारत में ग्रहण है ही नहीं, जैसे मंदिरों के कपाट हम खुले रखते हैं जब भारत में ग्रहण नहीं लगता। हाँ, जब ग्रहण है तो ऐसी साइंटिफिक रिसर्च भी आई थी सामने कि ग्रहण के दौरान तालाब के जो पानी का लेवल है, जो प्योरिटी लेवल है, वो भी प्रभावित होता है। जब तालाब का पानी का प्योरिटी लेवल जो है वो प्रभावित हो रहा है तो फिर आपके बॉडी में 70% पानी है। अगेन वो वही बात कर रहा था। तो वहाँ पर आपको सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से बचना चाहिए। एक तो ये है कि वो नहीं करना चाहिए। जी दूसरा, जब चंद्र ग्रहण लगता है फिर तो हम रहते ही हैं, फिर तो अंदर ही रहते हैं क्योंकि रात होती है यहाँ पर। जी तो ज़्यादा असर जो होता है वो सूर्य ग्रहण का होता है। सूर्य ग्रहण जब लग रहा है, जो वो भी पूर्ण ग्रहण है और यहाँ पर जो है वो दृश्य है यानी कि नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उस दौरान ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो शास्त्रों ने बताए हैं। अंदर रहें, पूजा पाठ करें, क्योंकि बॉडी मार्क तो देखिए ग्रहण के बॉडी मार्क हम सब में नजर आएंगे। किसी के कहीं पर आ जाएगा, किसी के कहीं पर आएगा, किसी का कम आएगा, किसी के ज़्यादा आ जाएगा। जो बच्चा ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, मान लीजिए पहले महीने में ही है तो ग्रहण लग गया, तो फिर उसको तो 2 ग्रहण से फेस करना पड़ेगा, जी क्योंकि वो एक बार फिर ग्रहण के उसमें आ जाएगा। तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जो शास्त्र कहता है वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप ब्लाइंडली बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो करो। बहुत सारी चीज़ें नेहा फैलाई भी गई हैं इसको लेकर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं जाना चाहिए। पूजन करिए, पूजन तो निश्चित तौर पर करना ही चाहिए ना सबको। यदि कोई गर्भवती महिला है और यदि वो पूजन करेगी तो उसका पॉजिटिविटी तो अंदर जाएगी ना उसके। तो ये चीज़ें ग्रहण को लेकर है नेहा। जी। तो सर ये ग्रहण की बात होगी, बहुत सारी बातें हमने संतान को लेकर की है, और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब कंसीव होता है तो कई बार न्यूज आती है कि जुड़वा संतान है, तो जुड़वा संतान के योग कैसे बनते हैं कुंडली? नेहा, वो बच्चे जो बच्चे के पिता होते हैं मैक्सिमम ज़्यादा कि उसमें डिपेंड करता है। जी बेसिकली 2 तरह की राशियां हैं, एक सम राशियां हैं, एक विषम राशियां हैं। उसमें भी डुअल साइन जो है, डुअल साइन है 3, 6, 9, 12, यानी कि जो मिथुन राशि या कन्या राशि बुध की राशियां हैं, और गुरु की जो हैं धनु और ये आपकी मीन राशियां। इन राशियों का प्रभाव पंचम के ऊपर हो, पंचमेश के ऊपर हो, या इनके स्वामी का प्रभाव हो, लगन इनके साथ आ जाए, बुध का प्रभाव आ जाए, क्योंकि बुध की जो राशि है कन्या वो डोल राशि है, तो उसमें यदि ये स्थितियां बन जाएं तो संतान होने के चांसेस जो है वो ट्विंस के चांसेस बन जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशंस हैं, 10 से 12 डेफिनेशंस हैं, जहाँ पर हम कैलकुलेशन जब करने बैठते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर संतान जो है वो डुअल या ट्विंस हो सकती है या नहीं हो सकती। ट्विंस में भी मेल होगी या फीमेल होगी, जी दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ये फिर डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। पंचम के ऊपर एक मेल प्लैनेट का प्रभाव है, एक फीमेल प्लैनेट का प्रभाव है, तो ट्विंस में मेल और फीमेल आ जाता है। पंचम के ऊपर दोनों मेल्स का प्रभाव है, या इन राशियों के ऊपर दोनों मेल्स का प्रभाव है तो दोनों में बच्चे मेल हो जाते हैं। इन राशियों पर दोनों फीमेल का प्रभाव है, मान लीजिए शुक्र चंद्र देख रहे हैं तो दोनों लड़कियां हो जाती हैं। जी मान लीजिए शुक्र के साथ गुरु देख रहे हैं तो एक लड़का एक लड़की हो सकती है। 2 प्लैनेट जो मेल प्लैनेट समझे जाते हैं, सूर्य और मंगल हैं, 2 देख रहे हैं या गुरु देख रहे हैं साथ में, तो 2 लड़कियां हो जाती हैं। एलन मस्क को 3 बच्चे हो गए थे इकट्ठे एक साथ, फिर बाद में दोबारा 2 हो गए। तो वो डिपेंड करता है कि कुंडली जो है वो किस तरह की है, वो अच्छे हेल्दी हैं। वो डिपेंड करता है कि कुंडली किस तरह की है। ट्विंस का कैलकुलेशन हो जाती है कुंडली में, पता लग जाता है, लेकिन उसको डीपली स्टडी करना पड़ता है कि कैसे है। और ट्विंस की बाद में बर्थ चार्ट बनाना वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, वो बड़ा मींस टफ काम होता है। बस सर इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एंडिंग उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, ऐसा ये वो, ठीक है ना। धन्यवाद सर, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि ये पूरी जानकारी हमने अपने जो व्यूअर्स हैं उनके कहने पर दी है। और अगर आपका सवाल कोई है इससे जुड़ा हुआ फिर भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि उस सवाल का जवाब नीचे इस कमेंट सेक्शन में ही दिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार।